हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस सादरका एंड आज की इस वीडियो में देखेंगे। आज पूरा वीडियो हमारा मैथ्स के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि कैसे हो तुम सब लोग। न्यू ईयर आ गया फाइनली, और इस न्यू ईयर में तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स भी देने और तुम्हारे रिजल्ट्स भी आना है इस साल। मतलब इस साल तुम्हें अपना 10th पूरा पास करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तुम्हें फॉर्मूला शीट कैसे बनानी चाहिए, तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं मैथ्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए तुम्हें, और मतलब तुम्हारा अभी से लेके जनवरी से लेके तुम्हारा जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम मैथ का नहीं आ जाता उससे पहले का टाइम तुम्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसलिए आज का जो वीडियो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल। तो पहले तुम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जान लेते हैं जो तुम्हारे मैथ्स में जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज आता है, ठीक है। तो पहले इन चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऐसा फर्स्ट चैप्टर है जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैथ्स की पूरी बुक का, मुझे तो यही लगता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है तुम्हारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें ऊंचाई वगैरह और जितने भी तुम्हारे ग्राफ्स हैं और टेबल्स बनाना आते हैं ना, तो तुम ये कहो कि तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स तुम इसमें अपना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राफ वगैरह से प्रॉपरली बनाना आता है, क्योंकि तुम्हारा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एक एक ग्राफ वगैरह ये सब दिया ही रहता है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन भी तुम्हें ऊंचाई या किसी ग्राफ का दिया होता है, और ग्राफ वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे 4-5 मतलब अच्छा मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसीलिए द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बिल्कुल मत छोड़ना, और इसे बहुत अच्छे से चैप्टर को सारे ग्राफ बनाना सीख लो, सारे टेबल्स कैसे बनाते हैं, मीन वगैरह सारी चीज़ें निकालना अच्छे से सीख लो। देन जो सेकंड चैप्टर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज सर्कल्स, ठीक है। सारे थ्योरम्स वगैरह सारे क्वेश्चंस इसके भी अच्छे से लगाना से सीख लो। फिर थर्ड जो चैप्टर आता है दैट इज लीनियर इक्वेशंस। तुम ये चैप्टर अपनी बुक में मार्क भी कर सकते हो कि इनका ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर जो सिक्स चैप्टर आता है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दे रही हूँ, तो अपने इससे अपनी बुक में मार्क कर लो। फिर सेवेंथ जो चैप्टर तुम्हारा है दैट इज मेंसुरेशन। फिर एट चैप्टर जो है दैट इज सिमिलैरिटी। और लास्ट चैप्टर तुम्हारा दैट इज बैंकिंग। देखो ये 9 चैप्टर्स जो हैं इनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है तुम्हारे मैथ्स के पेपर में। और अगर मैं तुमसे यार ये कहूँ कि तुम मैथ्स में कोई भी चैप्टर, मेरी मानो तो कोई भी चैप्टर मैथ्स में मत छोड़ो, क्योंकि यार देखो अगर मैं सपोज करो वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो कम से कम कोई दूसरा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो ना। ऐसे अगर तुम स्पेसिफिकली यही चैप्टर्स करके जाओगे तो फिर तुम सिर्फ यही वाले क्वेश्चन, जिन जिन क्वेश्चन में होंगे वही वाले कर अटेम्प्ट कर पाओगे तुम। तो मेरी मानो तो मैथ्स में तुम सारे चैप्टर्स जितने तुम्हारे 21 के 21 चैप्टर्स पूरे अच्छे से करके जाओ। एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने तो बता दिया कि इनको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बाकी सारे कोई चैप्टर लीव मत करना मैथ्स में, क्योंकि अगर तुम्हें सपोज करो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने हैं मैथ्स में, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें सारे चैप्टर्स ही अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है मैथ्स में, तो इस बात को अपनी माइंड में याद रखना है, तुम्हें कोई चैप्टर कोई टॉपिक लीव नहीं करना है, तभी तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है दैट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारे मैथ्स के पेपर में तुम्हें 1 डे का गैप मिल रहा है,
और देखो यार, तुम्हें मिनिमम 2 डेज़ का गैप या मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ का गैप मिलना ही चाहिए था मैथ्स में, बट तुम्हें 1 डे का गैप मिल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम कितनी चीज़ें अच्छे से एक दिन में कर लोगे, तुम अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लोगे और मैक्सिमम तुम 10 to 15 क्वेश्चंस लगा लोगे हर चैप्टर से। इससे ज़्यादा तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि 21 चैप्टर्स हैं और एक दिन का गैप मिल रहा है, तो कितना ही कर लोगे। तो इसलिए मैथ्स को अभी से लगाना स्टार्ट करो, और मतलब एक दिन भी इसको स्किप मत करना मैथ्स लगाना, ठीक है। देखो, जनवरी, तुम्हारे पास जनवरी है, फरवरी है, और फिर तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब पेपर स्टार्ट होने से पहले जितने भी दिन तुम्हें मिल रहे हैं उसमें तुम एक भी दिन मैथ्स को स्किप मत करना, और रोज़ लगाओ मैथ्स को, ठीक है। रोज़ 3 आवर्स, एटलीस्ट 3 आवर्स रोज़ तुम पर डे मैथ्स को दो, ठीक है। चाहे तुम अपना स्कूल टाइम यूटिलाइज करो उसके लिए, चाहे अपना घर का टाइम निकालो। अगर कोई अटेंडेंस का इशू है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो फिर तुम वहाँ पे स्कूल पे अपना टाइम यूटिलाइज करो और 3 आवर्स निकालो वहाँ से। 3 आवर्स जैसे कोई तुम्हें फ्री पीरियड्स वगैरह मिलते हैं बाकी, ठीक है, तो उसमें वही वाले पीरियड्स को यूटिलाइज करके अपना 3 आवर्स तुम निकालो, ठीक है। देखो यार, लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन करी थी क्लास 10th की, तो मेरा यार बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहा था कि मैंने मैथ्स को अपने स्कूल टाइम में कवर कर लिया था। तो मतलब जो मेरा घर का टाइम था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बाकी अपने अदर सब्जेक्ट्स को देखती थी, ठीक है। तो मैथ्स का मेरा पूरा टाइम वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज हो गया, तो मैथ्स पूरी वहीं से तैयार मैंने कर ली थी। तो इसीलिए अगर तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा है तो तुम मैथ्स अपना वहाँ से कवर करो, और अगर नहीं जाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपना घर में 3 आवर्स रोज़ मैथ्स लगाओ। तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे, कि तुम्हें क्या करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और 3 आवर्स पर डे मैथ्स को देने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है, यानी कि बुक्स। तुम्हारी बुक्स कौन सी चल रही है? बुक्स तुम्हारी कोई बुक स्कूल बुक करिकुलम में चल रही होगी, या तो एम एल अग्रवाल चल रही होगी, या सेलिना कॉन्साइज चल रही होगी, या आर डी शर्मा चल रही होगी, मतलब एटसेट्रा कोई भी बुक चल रही होगी, हो सकता है। मतलब जो मेन बुक्स होती हैं ये तो हो सकता है यही 3 है, बट हो सकता है कोई अदर बुक तुम्हारी चल रही हो, तो वो। और प्लस मैथ्स का क्वेश्चन बैंक ज़रूर लेना। देखो, और सब्जेक्ट्स का तो मैं इतना तुम्हें फोर्स नहीं करती हूँ, बट मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज का मैं तुमसे कहूँ तो इसका क्वेश्चन बैंक ज़रूर ले लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। श्योरली तुम्हें वाला क्वेश्चन बैंक हेल्प करेगा, ठीक है। तो तुम्हें मैथ्स में लगाना क्या है, तुम्हें मैथ्स में अपना क्वेश्चन बैंक लगाना है, और अपना जो स्कूल की बुक चल रही है वो लगाना है, ठीक है। अब वो कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगी अभी तुम्हें, कि कैसे तुम्हें हर चैप्टर को कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। बेस्ट वे उसका क्या होता है लगाने का, ठीक है। तो बेस्ट वे उसका ये होता है लगाने का, कि सबसे पहले जो तुम, जैसा सपोज करो तुम्हारी जो बुक चल रही है, उस बुक के तुम्हें क्या करना है, इंट्रोडक्शन आगे का पढ़ो अच्छे से। जो इंट्रोडक्शन 1 या 2 पन्नों का दिया होता है, तो वो जो 1-2 पेजेस में लिखा होता है उसका इंट्रोडक्शन पूरा पूरा अच्छे से उससे इंट्रोडक्शन पढ़ो, तुम्हें एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि चैप्टर में दिया क्या है। सपोज करो अगर तुमने कोई चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, 1-2 चैप्टर तुम्हारे रह गए हैं, या कोई चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है अभी, बिल्कुल ही ज़ीरो हो उस चैप्टर में तुम, या अगर सपोज करो तुम्हारा पूरा सिलेबस हो भी गया है, फिर भी तुम कैसे चैप्टर को लगाना चाहिए, सेम वे यही तरीका है। पहले उसका आगे का इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, बुक के एग्जाम्पल्स में सफिशिएंट एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। उसके बाद जब तुमने सारे एग्जाम्पल्स लगा लिए, देखो एग्जाम्पल्स मैं क्यों कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सपोज करो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम इंस्टेंटली उसका सोल्यूशन देख सकते हो और अपनी मिस्टेक को वहाँ पर रिकग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। और बुक में भी एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं, सफिशिएंट एग्जाम्पल्स दिए होते हैं तुम्हारे। तुम पहले एग्जाम्पल्स लगाओ अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज पर आना है। अब एक्सरसाइज में तुम इतने सारे एग्जाम्पल्स लगा के आए हो, फिर सारे सारे एग्जाम क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज से। तुम सिर्फ उसमें से मार्क कर लो जो तुम्हें थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हो क्वेश्चन देखने में, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन को मार्क कर लो और वही क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्सरसाइज तुम्हें ऐसे लगानी है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है सिर्फ वही लगाना है। और देन जब तुमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन बैंक पे आना है। अब क्वेश्चन बैंक यार तुम कोई भी से भी ले सकते हो, चाहे तुम्हें एजुकार्ट हो या ओजवाल लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक तुम ले सकते हो। मैंने लास्ट ईयर ओजवाल का परचेस करा था, तो मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा लगा था, और मैंने उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बैंक जो होते हैं हमारे बेस्ट होते हैं, वो बहुत इसी तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं कि उसमें सारे PYQs भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक तुम कोई सा भी लो, वो मैटर नहीं करता, बस एक कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना। और क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस दिए होते हैं तुम्हारे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बैंक में अलग से दिए होते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन अलग, 4 मार्क क्वेश्चन अलग, इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए होते हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसमें तुम्हारे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तुम्हारे PYQs भी वो लोग इंक्लूड कर देते हैं, और जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं बुक के, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, और उसके बाद ओसवाल क्वेश्चन बैंक या फिर कोई क्वेश्चन बैंक जो तुम ले रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से अपना कोई भी चैप्टर जो तुमने नहीं करा है या कर लिया तो उसको ऐसे तुम सॉल्व करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है तुम्हारी वो होती है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का यार तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे तुम्हें 2.5 आवर्स मिलते हैं अपने बोर्ड के पेपर में, तो उसी के अंदर तुम्हें अपना पेपर कंप्लीट करना है। और तुम्हें एक्चुअल मतलब अभी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा एक्चुअल बोर्ड एग्जाम जब तुम्हारा हो तो उसमें तुम कम से कम अपने 20 मिनट्स पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लो, ताकि तुम एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। क्योंकि सपोज करो तुमने कोई अगर माइनर मिस्टेक कर दी उसमें, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई ऐसी चीज़ गलती कर दी, तो तुम उसे जल्दी से रिकग्नाइज करके अपना क्वेश्चन सही कर लो। ठीक है। तो इसीलिए अभी से अच्छे से टाइम मैनेजमेंट की तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट की आदत तुम्हें कैसे डालनी पड़ेगी अभी मैं उसके बारे में बताऊंगी तुम्हें। पहले देखो तुम्हें क्या करना है कि मैथ्स में PYQ ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें PYQ सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है। सिर्फ डिजिट्स चेंज हो जाती हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए तुम्हें PYQ ज़रूर लगाने हैं, तुम्हें उससे आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तुमने अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या करना है, अब अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो तुम, जैसे, और रिवर्स ऑर्डर में उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे सपोज करो तुम पहले 2023 का निकालो, फिर 2022 का निकालो, 2021 का निकालो, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते जाओ अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तुम्हारा। ठीक है। और अगर सपोज करो तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो पहले उन चैप्टर्स को लगाओ जो जो तुम्हारे बिल्कुल तुमने नहीं छुए अब तक चैप्टर्स, उनको लगाओ, सिलेबस कंप्लीट करो मतलब। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है, अगर तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चंस का भी आंसर्स कभी कभार ना निकला करें या आंसर रॉन्ग आ रहा हो तो इतना डिमोटिवेट मत हुआ करो इतनी जल्दी। और अगर अपने टीचर्स या अपने कोचिंग जहाँ से तुम पढ़ते हो, यूट्यूब जहाँ से भी तुम पढ़ते हो, तो वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करो कि क्या चीज़ तुम्हें नहीं आ रही है, तुम कहाँ क्वेश्चन में कहाँ आके अटक रहे हो। ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से, अब जब भी तुम्हारे डाउट्स हो उन सबको अपने टीचर्स और ये जहाँ से तुम पढ़ते हो वहाँ से जाके क्लैरिफाई करो, ताकि वो टॉपिक तुम्हारे जल्द से जल्द फिनिश हो पाए। ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, अगर सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो। ठीक है। अब तुम्हारा सिलेबस भी हो गया है, सारी चीज़ें तुमने कर ली एक बार, लेकिन अब रिवीजन की भी एक हैबिट बनानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पेपर आने तक तुम्हें सब कुछ सारी चीज़ें याद भी तो रखनी है ना। तो रिवीजन की एक हैबिट बना लो। अब रिवीजन में तुम्हें कैसे रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन की सही टेक्निक में मैं बताऊँ तुम्हें मैथ्स में क्या होती है कि तुम पहले 3-4 चैप्टर्स का अपना टारगेट ले लो, और मतलब जैसे वीकेंड पे तुम क्या करो कि तुमने सपोज करो संडे रख लिया अपना मैथ्स के लिए कि तुम्हें 3 to 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। अब 3 to 4 चैप्टर्स का तुम रिवीजन कैसे करोगे, अब तुम उन चैप्टर्स को एक बार लगा चुके हो ऑलरेडी, तो तुम्हें अब ये काफ़ी ज़्यादा उसका आइडिया हो चुका है, क्योंकि तुम एग्जाम्पल्स भी लगा चुके हो और एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत सॉल्व कर चुके हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसके लगा चुके हो, फिर क्वेश्चन बैंक भी लगा चुके हो, तो तुम्हें उस चैप्टर का काफ़ी कुछ आ चुका है। ठीक है। तो 3 to 4 चैप्टर्स का टारगेट लो तुम, जो तुम चैप्टर्स जो तुम्हें लगाने जो तुम ऑलरेडी एक बार लगा चुके हो, तो उसके तुम क्या करो, फार्मूलाज रिवाइज कर लो, उसके फार्मूलाज रिवाइज कर लो, और फिर क्वेश्चन बैंक जो तुम्हारा दिया हो, या क्वेश्चन बैंक से नहीं तो तुम अपने पुराने PYQs निकालो और PYQs के क्वेश्चन उस चैप्टर के सॉल्व कर लो। ठीक है। रिवीजन के लिए क्या करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज उसकी आज एक बार दोबारा रिवाइज करने हैं, और उसके बाद उस चैप्टर के PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है। उस चैप्टर के PYQ सॉल्व करने, याद रखना है इस बात को। ठीक है। तो रिवीजन तुम्हें इस तरीके से करना है कि पूरा स्टार्टिंग से लेके नहीं बैठना है कि तुम एग्जाम्पल्स भी लगा रहे हो फिर से क्वेश्चन बैंक पूरा लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। 3 to 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, तो ये सारे क्वेश्चन दोबारा लगाओगे तो ऐसे हो नहीं पाएगा 3 to 4 चैप्टर्स का टारगेट तुम्हारा। ठीक है। तो फॉर्मूला से रिवाइज करो और फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उस चैप्टर के लगा लो। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा लो। ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है हर बच्चे की, टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2.5 आवर्स के अंदर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आती हम लोगों को, सबको आती वो चीज़। ठीक है। अब उससे क्या होता है, जैसे स्ट्रेस उससे एक बहुत
प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होने लगता है। अब स्ट्रेस भी तुम्हें क्यों होता है? एक स्ट्रेस तुम्हें इस वजह से होता है क्योंकि तुम्हारा पेपर बचा होता है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे बचे होते हैं, टाइम बिल्कुल होता नहीं है, तो एक स्ट्रेस तुम्हें इस वजह से होता है। फिर दूसरा तुम्हें स्ट्रेस इसलिए होता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे पेपर में, तो दूसरा तुम्हें स्ट्रेस इस वजह से होता है। अगर तुम्हारी ये दो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए तो तुम्हें स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है तो तुम्हारे सिली मिस्टेक्स करने लगते हो, तुम एडिशन मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ गलत होने लगती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है और टाइम मैनेजमेंट को तुम्हें अच्छे से पहले ही इस चीज़ को सॉल्व कर लेना है कि तुम्हें स्ट्रेस ना हो पेपर के टाइम पे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब उसमें तुम क्या करो, टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट अभी से ही तुम टाइमर लगा के या अपने वॉल क्लॉक में देख लो और टाइम से अपने पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करा करो। तुम सैम्पल पेपर्स निकाल लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो, तो उसे तुम्हें लगाना है और विद इन 2.5 आवर्स अपने टाइमर लगा लो, उसी के अंदर तुम्हें अपना पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे रोज़ रोज़ करोगे, रोज़ रोज़ ऐसे करोगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस तुम्हें स्ट्रेस भी कम होने लगेगा। तुम इसे ट्राई करो और तुम्हें स्ट्रेस भी कम होने लगेगा और तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम भी टाइम से पहले होने लगेगा, ठीक है। कभी तुम्हें टाइम मैनेजमेंट इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी टाइम की अपने मैथ्स के पेपर में, अगर तुम अभी से इसकी प्रैक्टिस डाल लेते हो तो। फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है दैट इज़ फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट में कैसे बनानी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला शीट या तो तुम मतलब अपनी रूल शीट निकाल लो, रूल शीट ले आओ और रूल शीट में लिख लेना, वरना तुम 4 to 5 मिडल पेजेस लो और उसे स्टेपल कर लो, तो वैसे फॉर्मूला शीट बना लो। तो तुम्हें कैसे करना है कि पहली बार जब तुमने अपना चैप्टर लगाया था, सबसे फर्स्ट बार जब तुमने अपने एग्जाम्पल्स वगैरह और मतलब तुमने एक बार कंप्लीट अपना चैप्टर लगाए थे, नहीं कि क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया था उस चैप्टर का, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है और सीरियल ऑर्डर में अपने चैप्टर्स लगाना, ठीक है। अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो सीरियल ऑर्डर में अपने चैप्टर्स को लगाना है, जैसे कि पहले जीएसटी लगाओ, फिर बैंकिंग लगाओ, उसके बाद शेयर्स एंड डिविडेंड्स, तो ऐसे करके सीरियल ऑर्डर में अपने चैप्टर्स लगाओ, तो उससे तुम्हारी फॉर्मूला शीट भी किस में बनेगी, सीरियल ऑर्डर में बनेगी, तो वो तुम्हारी बेस्ट फॉर्मूला शीट बनेगी उससे। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने फर्स्ट टाइम पे जब अपना चैप्टर लगाया तो उस चैप्टर के जितने भी तुम्हें फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और माइनर पॉइंट्स भी जितने भी थे, प्लस जो तुम मिस्टेक्स कर देते हो, जैसे कि तुम इतना सारे क्वेश्चंस लगा के आए हो उस चैप्टर के, तो तुम्हें ये तो पता ही चल गया होगा कि तुम किस पॉइंट पर मिस्टेक करते हो, कौन सा स्टेप मिस कर देते हो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें उस फॉर्मूला शीट में लिख लेनी है उस चैप्टर की, ठीक है। तो ऐसे सीरियल ऑर्डर में सारे चैप्टर्स की तुम्हारी फॉर्मूला शीट बन जाएंगी, फॉर्मूला सारे लिख जाएंगे, उसमें सारे माइनर पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, सारे मिस्टेक्स भी जो तुम करते हो वो सारी भी उसमें आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो वो तुम्हारी बेस्ट फॉर्मूला शीट बनेगी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा तुम्हें फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। और तुम्हें एक चीज़ और करनी है कि जब तुम अपना फर्स्ट बार उस चैप्टर को लगा रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया, उसमें जब तुम क्वेश्चन बैंक अपना लगा लेते हो तो उस पर तुम्हें उसमें भी तुम्हें एक चीज़ अपने मार्क और करना है, क्वेश्चंस को तुम्हें उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है जो क्वेश्चन तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें चैप्टर की तो अप्रोच बता ही दी है कि पहले तुम्हें सब इंट्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, देन उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज के डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने हैं और उसके बाद तुम्हें उस वाला का क्वेश्चन बैंक लगाना है उस चैप्टर का। तो उसके बाद जब तुम क्वेश्चन बैंक लगा लेते हो तो तुम्हें उन क्वेश्चन को मार्क करना है जो क्वेश्चन तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे हर चैप्टर से कम से कम 4 to 5 6 to 7 इस टाइप के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे हर चैप्टर से, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बने, ठीक है। तो उन्हें सर्कल या फिर टिक मार्क जो कर लेना, ठीक है। अब जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, जैसे 13 मार्च को तुम्हारा ऑप्शनल वाला है, तो ऑप्शनल तुम दे के आओगे, उसके बाद तुम्हारा 14 को लीव है तुम्हारी और 15 मार्च को तुम्हारा मैथ का पेपर है। तो 13 मार्च को जब तुम आओगे अपना ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट देके, तो उसके 5 to 6 आवर्स तुम्हें उस दिन के तो मिल ही जाएंगे और प्लस 14 वाला डे मिलेगा पूरा। तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि जितने भी चैप्टर जो तुमने फॉर्मूला शीट अपनी बनाई है, तो वो तुम अपनी फॉर्मूला शीट अच्छे से रिवाइज करनी है, प्लस जो क्वेश्चन तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे, जो तुमने टिक मार्क करके रखे थे अपने क्वेश्चन बैंक में, वो वाले क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज़ें लगानी है और 21 ऐसे तुम्हारे 21 चैप्टर सफिशिएंटली कवर हो जाएंगे। अब तुम इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा के आ चुके हो, तो इतने सारे क्वेश्चंस तो तुमने लगाए, तो उसे दोबारा सब लगाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो तुम्हें क्वेश्चंस अब नहीं तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाए थे, यानी तुम उसके चांसेस हैं कि तुम उसे सेकंड अटेम्प्ट भी ना कर पाओ उतने अच्छे से, या उसका कॉन्सेप्ट भूल जाओ थोड़ा सा। तो इसी उसी के लिए मैंने तो बताया कि जो सर्कल कर रखे थे क्वेश्चंस उन्हें लगाना है और प्लस अपनी फॉर्मूला शीट को अच्छे से रिवाइज करना है।
तो ऐसे तुम्हारा एक दिन में सारी चीज़ें भी हो जाएंगी कवर, क्योंकि यार 21 चैप्टर्स एक दिन में करना मजाक नहीं है, इसलिए तुम्हारे सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे एंड अच्छे से फॉर्मूला शीट भी अपनी रिवाइज करना, तो सारे चैप्टर्स हमारे एफिशिएंटली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यार मैथ्स की कोई सीक्रेट टिप नहीं होती, बस यही होता है कि मैथ्स में तुम जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर जाते हो उतना ज़्यादा अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। और कोई चैप्टर लीव मत करो, कोई टॉपिक लीव मत करो, तो 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाएंगे। कोई मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम भी कर सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैथ्स की पेपर प्रेजेंटेशन का टिप्स भी मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगी जल्दी, कि मैथ्स में तुम्हें कैसे लिखना चाहिए अपने पेपर में, तो उसका भी मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगी, तो उसे भी देख लेना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ये सारी अगर बातें तुम मेरी याद रखोगे तो मेरे ख्याल से तुम 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।